ये इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि यूपी बोर्ड 10th क्लास के मैथ में किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, कितने प्रकार से प्रश्न पूछेगा, सब कुछ इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्याएं। ये आएगा आपका 5 नंबर का। और क्या क्या पूछेगा, तो पहली बात तो एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा। दूसरा कहेगा कि इस परिमेय संख्या का प्रसार जो है वो शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। ठीक। तीसरे टाइप का प्रश्न पूछेगा कि √3, √5, √7, √2 ये सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। यही 3 प्रकार से प्रश्न इसमें पूछता है। देखिए वीडियो डिटेल बनाएंगे एक एक चैप्टर का, जिसमें 12 वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। 12 वीडियो में पूरा मैथ चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिर फार्मूला देखेंगे। पहले समझेंगे हम लोग वास्तविक संख्याएं। ये 5 नंबर का आएगा, इसका एक वीडियो पहला वाला बनेगा। इसके बाद दूसरा वीडियो बीजगणित, ये 18 नंबर का आता है और जिसमें 4 पार्ट हैं। ठीक है, 4 पार्ट के एक एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, फिर द्विघात बहुपद, फिर समीकरण वाला। ये टोटल 5 वीडियो हो गए। ठीक, जैसे स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूं इस प्रकार से यदि आप तैयार करेंगे तो 95 से एवं नंबर 100% आप लेकर के आएंगे। बहुत ही आसानी से ले आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब 6वां वीडियो निर्देशांक ज्यामिति का होगा। ये 5 नंबर का इसी वीडियो से आएगा जो मैं बनाऊंगा, 6वां वीडियो। फिर 7वें वीडियो में ज्यामिति। देखिए ज्यामिति 10 नंबर का आएगा, जिसमें त्रिभुज से रिलेटेड रहेगा। ये एक वीडियो 7वां हो जाएगा। और 8वें वीडियो में वृत्त से संबंधित सब कुछ बता दूंगा। ठीक। अब इसके बाद त्रिकोणमिति आपका ये आएगा 12 नंबर का। बहुत ही आसान है। 9वें वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति आप 12 का 12 नंबर पूरा 100% करके आएंगे, बहुत ही आसानी से। बहुत कम सूत्र यूज होगा और सभी सूत्र को अभी इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। सारे सूत्र, मैथ के सारे सूत्र इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद 10वां वीडियो मेंसुरेशन का होगा। मेंसुरेशन में घन, घना, वृत्त, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, इन सब के आयतन और वक्रपृष्ठ के से रिलेटेड प्रश्न रहे। फिर 11वें वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी ये जो है 10 नंबर का आएगा। सांख्यिकी और प्रायिकता मिल करके, सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिला करके 10 नंबर का आता है, जिसमें सांख्यिकी में हमको पढ़ना है माध्य, माध्यिका, बहुलक। और फिर 12वें वीडियो में बनाऊंगा प्रायिकता, पूरा कंप्लीट प्रायिकता एक वीडियो में। तो इस प्रकार से 12 वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपका 100% हो जाएगा। ठीक है। एक ये वाला बोनस में समझिए, ये वीडियो है ना, इसमें तो हमने सारे फार्मूले बताए, जिससे आप फार्मूला नोट करके अच्छे से उसको लर्न कर लें, याद कर लें। ठीक। तो चलिए वास्तविक संख्या जो है इसमें एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, ये एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसको अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ फार्मूला कौन कौन सा यूज होगा ये देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। समझ गए। अब इसके बाद परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। दूसरी बात, P व Q जो है सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य समझते हैं, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। PQ क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब देख लिए थोड़ा सा और इसमें डिटेल समझ लीजिए। PQ कौन सी जो है सहअभाज्य संख्या होती हैं, जैसे 2 और 5। अब देखिए ये एक साथ एक के अतिरिक्त और किसी से ये नहीं कटेगी। इसका मतलब ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए इसके बाद समझिए 4 और 5, ये बताइए सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यह जो है 1, 2, 4 से कटेगी, ये 1, 5 से कटेगी। तो 1 के अतिरिक्त और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं, यहाँ 2 और 8। अब ये बताइए ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं है।
ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, दोनों संख्याएं 2 से भी कट जाएंगी 1 के अतिरिक्त। इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिए हमको ये समझना है कि जब शांत होगा दशमलव प्रसार, यदि शांत है तो ये Q जो है ये 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का होगा। यदि दशमलव प्रसार शांत है, कब शांत होगा? जब 2 पावर m 5 पावर n के रूप का होगा। क्या? हर। और जब हर जो है 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती होगा। जब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो तो 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं होगा, और जब शांत होगा तो 2 पावर m 5 पावर n के रूप का होगा। ये फार्मूला हो गया। इसके बाद आप परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता तो उसको तो हम बताएंगे कैसे सिद्ध करना है। अब दूसरा पार्ट इसका बीजगणित का है। बीजगणित में ये 18 नंबर का आएगा जिसमें बहुपद है। बहुपद में देखिए थोड़ा सा ये समझिए कि बहुपद में जिसमें एक से अधिक बहुपद हैं, इसमें ग्राफ से रिलेटेड पूछता है कि ये जो है, ये देखिए ये x है, x डैश y डैश, तो ये ग्राफ x अक्ष पर यदि 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, चलिए अगर 3 बिंदु पर काट रहा है, ये मान लो मिला के ऐसे चला आया, ऐसे इस प्रकार से, तो ये कितने हो गए? 1 2 3। ठीक, ये यक्ष के रूप में है। अगर y के रूप में बहुपद है, बहुपद y के रूप में है तो क्या होगा? ये देखिए इसमें एक घात करना पड़ेगा, क्योंकि एक बिंदु पर y पे, अगर एक बिंदु पर y अक्ष पर काट रहा है तो y का कितना मान मिलेगा? केवल 1 मान मिलेगा, और एक घात होगा। एक घात का बहुपद है तो एक शून्यक होगा। शून्यक मतलब हल, वही चीज। ठीक है, शून्यक मतलब हल। तो जितने हल होंगे उतने बिंदुओं पर ये काटेगा। अब यदि ये 3 बिंदु पर काट रहा है तो यक्ष का कितना मान मिलेगा? 3 मान मिलेगा। यक्ष का 3 मान कब मिलेगा? कैसे पता पाएंगे कि कितने मान हैं? यानी इसमें अधिकतम घात जो है वो होगी 3। कितनी होगी? 3। यदि 3 घात है तो 3 मूल मिलेंगे, 3 शून्यक मिलेंगे, और 3 शून्यक मिलेंगे तो ये 3 जगह काटेगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल। देखिए द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, ये होता है। अब मूलों का योग समझेंगे हम। मूलों का योग बराबर होगा, चलिए ये लिख लेते हैं, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होता है। अब देखिए मूल अल्फा और बीटा मान लें तो अक्सर ऐसे करके लगाया जाता है, अल्फा बीटा मान के, तो मूलों का योग बराबर होगा माइनस बी अपान ए, ये मूलों का योग। अब फिर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या कहेंगे? अल्फा बीटा, और ये होता है सी अपान ए। ठीक, ये फार्मूला। इसके बाद इनमें संबंध ज्ञात करने के लिए आता है। कैसे ज्ञात किया जाएगा उसको अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ केवल फार्मूला हम देख रहे हैं। तो देखिए इतने फार्मूले ये हो गए। अब बहुपद के बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें देखना है। इसके बाद बीजगणित का दूसरा पार्ट जो कि है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें पूछेगा प्रतिस्थापन विलोपन विधि द्वारा हल करना है। इसके अलावा इबारती प्रश्न होगा। इबारती प्रश्न मतलब जैसे इस राम की आयु श्याम की आयु कितनी गुनी है, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा, फिर द्विघात समीकरण बनेगा, फिर हल करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा 2 चर वाले ये रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा, और इसमें जो उसके हल होंगे वो कितने हल हैं, और ये समांतर होगा कि प्रतिच्छेदित करेगा या एक दूसरे के संपाती होगा, इतने प्रकार से पूछता है। अब फार्मूला कौन सा यूज होगा इसको देख लेते हैं। यहाँ पहले हम लोग लिख लेते हैं रैखिक समीकरण युग्म। क्या होता है? a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं, तो क्या होगा कि a1 अपान a2, समझिए a1 अपान a2, देखिए 3 कंडीशन है इसमें, हम एक बार ऐसे समझ लेते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिख देते हैं। और फिर एक बार दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे से
के ऊपर से होकर के जाएं, यानी समपाती हूं। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है। अब कब बराबर होगा, अभी एक बार में ऐसे बताऊंगा कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ये C2 है। और तीसरा कंडीशन है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, ये समांतर हो रेखाएं। तब क्या होगा ये आपको याद रखना है, ये C1 C2। अब समझिए, यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक बिंदु पर मिलेंगी, जितने बिंदु पर मिलेंगी उतने हल होते हैं, उतने हल होते हैं। तो एक बिंदु पर मिल रही है तो इसका एक हल होगा। ठीक है, और कब होगा, यदि एक हल होगा यानी अद्वितीयक बोलते हैं, अद्वितीयक एक हल होगा। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों बराबर नहीं होगा। बस इतना समझिए, इतना इसमें कि A1 A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, इतना। ठीक। अब दूसरा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हों। अगर समपाती हों तो क्या होगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। जब सब बराबर हो तो दोनों एक ही रेखाएं होंगी, हर बिंदु पर मिलेंगी, अनेक बिंदु पर मिलेंगी तो इसके अनेक हल होंगे। और जितने कंडीशन में अनेक हल होते हैं इसको हम कहते हैं संगत। ठीक है, दोनों समीकरण युग्म जो है वो संगत हैं जब कोई हल प्राप्त होता है, यानी इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, संगत है। और असंगत कब होगा, जब कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में दोनों रेखाएं यदि समांतर हैं तो बताइए कितने बिंदु पर मिल रही हैं, कहीं नहीं मिल रही। जब कहीं नहीं मिल रही हैं तो कोई हल नहीं होगा, और जब कोई नहीं हल होगा तब क्या होगा, ये बराबर होगा, ये वाला नहीं बराबर होगा। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक, चलिए अब इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF हम तो भेज ही देंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा पार्ट, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या है, देखिए द्विघात बहुपद ये होता है AX² + BX + C = 0। ये आपका है द्विघात बहुपद। अब इसको हल करना है सूत्र का प्रयोग करके और गुणनखंड द्वारा। तो सूत्र कौन सा प्रयोग होगा वो देखते हैं। ये इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये क्या होता है, x = होता है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। देखिए x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है, ये श्रीधराचार्य सूत्र है। अब इसके अलावा मूल की प्रकृति इसमें पूछता है, उससे रिलेटेड कौन सा सूत्र होगा ये देखते हैं। इसमें ये जो b² - 4ac है इसको हम लोग कहते हैं विविक्त कर। क्या कहते हैं, विविक्त कर। b² - 4ac होता है ये विविक्त कर जो है, इसके आधार पर मूल की प्रकृति हम लोग समझेंगे। देखिए पहली बात तो जब विविक्त कर b² - 4ac ये 0 के बराबर हो। दूसरा कंडीशन है जब b² - 4ac ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है कि नहीं। और तीसरी बात, जब विविक्त कर यानी b² - 4ac ये 0 से छोटा होगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो धन में होगा, है ना, और 0 से छोटा होगा जब तो माइनस में होगा। तो जब 0 होगा तो क्या होगा, मूल इसके होंगे वास्तविक और समान। मूल कैसे होंगे, मूल की प्रकृति कैसे होगी, मूल वास्तविक व समान होंगे। और दूसरी बात, जब विविक्त कर 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक हो तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वास्तविक असमान हो जाएंगे। ठीक। और तीसरा कंडीशन, जब विविक्त कर 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक, ऋण में आ जाए विविक्त कर निकालने पर, तो मूल जो है अवास्तविक होगा, या कह लीजिए काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा ये। ठीक, ये फार्मूला हो गया। द्विघात समीकरण में इतने फार्मूले यूज होंगे आपके। बीजगणित का चौथा पार्ट समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई भी पद हो, कोई भी अंक हो,
उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ करके या घटा करके हम समांतर श्रेणी प्राप्त करते हैं। जैसे डी मान लीजिए जोड़ रहे हैं हम, तो a प्लस डी, अब एक डी और जोड़ दीजिए 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके ये क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में a क्या है, प्रथम पद है, और जितना जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो प्रथम पद इसमें हो गया a, प्रथम पद क्या हो गया a, सर्वांतर क्या है, क्या जोड़ करके बनाया गया है, सर्वांतर d है। और इसमें पदों की संख्या, कितनी संख्या है, इसको n से डिनोट करते हैं। पदों की संख्या क्या होगी, n हो जाएगी। ठीक है, और पहला पद, जैसे पहला पद दिखाना हमको तो a1 कहेंगे, दूसरा पद क्या कहेंगे a2, तीसरा पद a3, इस प्रकार से। तो पहला पद तो हमारा a हो गया, दूसरा पद d उसी में जोड़ दीजिए, a प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से होता चला जाएगा। अब लास्ट में देखिए, पहले पद में d नहीं है, दूसरे पद में एक बार d है, दूसरे पद में एक बार d है, तीसरे पद में 2 बार d है, तो चौथे में कितना होगा, 3 बार d होगा, पांचवें में कितना होगा, 4 बार होगा। तो एक कम हो रहा है ना, जैसे तीसरा पद निकाल रहे हैं तो 2 बार d आया है, तो वैसे n वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, एक कम बार d लिखेंगे, कितनी बार, n बार है, तो n माइनस 1d। ये हमारा फार्मूला हो गया पहला, क्या, n वें पद का मान। तो n वें पद के मान के लिए फार्मूला मिल गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n वां पद के लिए सूत्र हो गया। अब प्रारंभ से n वां पद ये हो गया, अभी पूछता है अंत से n वां पद। तो यदि अंत से n वां पद निकालना हो तो क्या करेंगे, समझेंगे अभी। देखिए, अंत से n वां पद ऐसे याद करिए कि भूले कभी ना। देखिए, प्रथम पद a n माइनस 1 इंटू डी कर लिया। अब अगर अंत से निकालेंगे तो यदि अंतिम पद पता है यल, तो पीछे से ये जो है सर्वांतर श्रेणी बनेगी। देखिए, जोड़ दे रहे हैं तो घटा करके भी तो श्रेणी बनती है, वो भी समांतर श्रेणी होगी, तब भी वही लिखेंगे, ये अंतिम पद प्रथम पद बन जाएगा। तब यल और प्लस होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन अब अंत से निकाल रहे हैं, पीछे से निकाल रहे हैं, तो d जो है माइनस में हो जाएगा, यानी ये फार्मूला आपका बनेगा माइनस में। समझ में आया, यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये अंत से n वां पद के लिए फार्मूला हो गया। ठीक, इसके बाद n पदों का योगफल देखेंगे। इसके बाद क्या है, n पदों का योगफल, मतलब 2 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल, ऐसे करके n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल इसको प्रदर्शित करते हैं Sn से। तो Sn बराबर होता है n/2 और इधर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये किए फार्मूला। दूसरा एक और इसको आप लिख सकते हैं, देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, कैसे लिख सकते हैं, n/2 तो है ही, यहाँ देखिए 2a है, इसको a प्लस a, देखिए ध्यान से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए n वां पद हो गया, क्या हो गया, n वां पद। तो यदि किसी श्रेणी में n पद हैं, मान लीजिए n पद हैं, तो जो n वां पद होता है वही अंतिम पद होता है कि नहीं। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई गिनती हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 2 3 4, तो इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं, तो चौथा पद कौन है, 4 है। या लिखिए 2, या लिख दे रहे हैं 2 4 6 8 10, क्या लिख रहे हैं, 2 4 6 8 10। तो इसमें समझिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं। तो 5वां पद जो होगा वही अंतिम पद होगा, है कि नहीं, 5वां पद ही अंतिम पद होगा यदि 5 पद हैं तो n वां पद देखिए यहाँ ये मिल गया ना, n वां पद ही अंतिम पद होगा। तो यानी अंतिम पद अगर हमको पता है तब Sn के लिए फार्मूला होता है n/2 a प्लस, ये देखिए अंतिम पद यल, ये फार्मूला एक और हो गया। तो Sn के लिए यानी n पदों के योगफल के लिए ये आपके 2 फार्मूले हो गए।
ठीक, तो समांतर श्रेणी में मात्र 3 फार्मूले आपको, ये 4 फार्मूले आपको याद रखने हैं। निर्देशांक ज्यामिति में देखिए थोड़ा सा बताते चल रहे हैं, जैसे ए कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, और बी दूसरा बिंदु है x2 y2। ठीक, अब इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है ए बी, ऐसे लिख लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, ऐसे देखिए, पहले x वाला घटा करके स्क्वायर कर लेंगे, फिर y वाला घटा करके, मतलब x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसके अलावा आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, चूंकि स्क्वायर है, माइनस में आएगा तब भी प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x2 माइनस x1 लिखिए या x1 माइनस x2, दोनों सही है। वैसे यहाँ भी y1 माइनस y2 लिखिए या y2 माइनस y1, दोनों एक ही बात होगी, आंसर सेम आएगा। तो ये बीच की दूरी हो गई। अब दूसरी बात कि जैसे कोई बिंदु A है ना, कोई बिंदु A है, दूसरा B है। अब इसको मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा को कोई तीसरा बिंदु P जो है वो XY है, तीसरा बिंदु इस पर P XY है, ये इस रेखा को M1 और M2 अनुपात में बांट रहा है। क्या बांट रहा है? M1 M2 अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। इधर M1 लिख देते हैं, इधर M2, तो M1 M2 भाग में इसको विभाजित कर रहा है। तो x बराबर होता, देखिए आंतरिक विभाजन ही है सिलेबस में, आंतरिक विभाजन यानी भीतर है ये बिंदु A और B के अंदर है ये बिंदु P। तो x बराबर होता है, आप ऐसे याद रखेंगे, M1 1 2 2 1, ऐसे देखिए M1 x2, M1 तो x2, 1 के साथ 2 लिखेंगे, M1 x2 प्लस बोलिए M2 x1, तो M1 x2 M2 x1 ये, और बटे M1 प्लस M2 ये होता है। अब y के लिए बताइए, जहां x है वहीं y हो जाएगा बस। तो y का निर्देशांक जो होगा वो कितना मिलेगा? M1 y2 प्लस M2 y1, और बटे में होगा M1 प्लस M2। बस निर्देशांक ज्यामिति में आपको यही 3 फार्मूले याद रखने हैं। अब देखिए एक फार्मूला छोटा सा ये भी पूछा जा सकता है, देखिए क्या, कि यदि P मध्य बिंदु है, P क्या है? मध्य बिंदु है, तो अगर मध्य बिंदु होगा तो दोनों सेम सेम हो जाएगा ना, 2 2 या 3 3 या 4 या 4, जो भी होगा बराबर होगा। अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1 का अनुपात होगा, है ना। रेशियो कितना होगा? 1:1। तो जब 1 हो जाएगा तो M1 M2 की जगह हम 1 लिख देंगे, है कि नहीं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या बनेगा? चौथा फार्मूला यहां हम लिख दे रहे हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? P, यदि मान लीजिए P मध्य बिंदु है तो क्या होगा? x1 प्लस x2 अपान 2, है कि नहीं, 1 1 ये 2 हो जाएगा, जोड़ करके बटे 2 कर लेंगे, है ना। और यहाँ क्या होगा? y1 प्लस y2/2, है कि नहीं। निर्देशांक कैसे लिखते हैं? पहले x वाला मान फिर y वाला, तो x का मान ये हो जाएगा, y का ये हो जाएगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ये। तो ये आपका हो गया मध्य बिंदु P, ऐसे लिखिए, मध्य बिंदु P का निर्देशांक। ये आपका हो गया चौथा फार्मूला, 1 2 3, ये चौथा फार्मूला। तो ये 4 फार्मूले ही इसमें यूज होंगे, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति के बाद अब हम लोग समझते हैं ज्यामिति। ज्यामिति आपका आएगा 10 नंबर का, जिसमें त्रिभुज होगा, है ना। तो त्रिभुज से रिलेटेड क्या क्या कौन कौन से रूल होंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए त्रिभुज में क्या है कि ये त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, ये त्रिभुज बना ले रहे हैं ABC। अब इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, ध्यान दीजिए, किसी एक भुजा BC ले रहे हैं, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो होती है वो अन्य दोनों भुजाओं को, यानी AB और AC को, यदि BC के समांतर हम खींच रहे हैं तो AB और AC को
समान अनुपात में बांटती है। पहली बात आपको याद रखनी, क्या, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक। दूसरी बात, इसी का विलोम, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये याद रखना। देखिए, समान अनुपात मतलब AP अपान, चलिए रेड से लिखते हैं, AP अपान PB, क्या, AP अपान PB बराबर क्या होगा, AQ अपान QC। यही होता है समान अनुपात। ठीक। तो यदि समान अनुपात में बांटती है तो क्या होगा, PQ समांतर BC होगा। और दूसरी बात, इसी का उल्टा भी होता, यदि समांतर है तो समान अनुपात में बांटेगी। यदि इन दोनों को समांतर बताया गया किसी प्रश्न में तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात बराबर कर लेंगे, और यदि इन दोनों का अनुपात बराबर दिया है तो हम समांतर करके लिख देंगे। ठीक। त्रिभुज में आप इतनी बात याद रखेंगे तो सभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। कुछ बेसिक चीजें भी हैं जिनको आपको याद रखना होता है। ठीक है, उसको जब हम वीडियो डिटेल बनाएंगे त्रिभुज वाला तो उसमें बता देंगे। अब समझते हैं ज्यामिति का दूसरा पार्ट, वृत्त। वृत्त में क्या है, वृत्त में दो चीजें हैं बस, क्या, कि ये मिटा के देख लें। वृत्त में ये मान लीजिए ये वृत्त है, तो और इसका ये केंद्र हो गया, ये हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या पर जो स्पर्शी होती है, स्पर्श करके जो जाती है, यानी टेंजेंट जो होता है वो त्रिज्या पर लंब होता है, स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शियां, यदि दो स्पर्शी हो तो वो दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये दो बात आपको अच्छे से याद रखनी है इसमें। ठीक। पहला क्या, त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, दूसरा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी दोनों बराबर होती हैं। ठीक। ये हो गया ज्यामिति से आपका ये 10 नंबर का आएगा। तो इसके बाद पांचवा पार्ट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आता है 12 नंबर का। त्रिकोणमिति कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का आएगा, और बहुत ही आसानी से। इसमें देखिए त्रिकोणमिति में अनुपात आपको याद रखना। अनुपात मतलब साइन कॉस टैन, और इसका उल्टा होता है कोसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो साइन में क्या होता है समझिए, ऐसे याद रखेंगे, लाल बटे कका, आपको अच्छे से याद रहेगा। पहला वाला साइन के लिए हो गया, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। यल क्या है, लंब, ए क्या है, आधार, के कर्ण। ठीक है। तो साइन बराबर होगा आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और टैन बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक। इसी प्रकार से इसका उल्टा भी हो जाएगा। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, सेक कॉट। तो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। तो यदि कोसेक लिखना है तो कोसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, और कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। ये हो जाएगा। ठीक। अब इसके आधार पर देखिए साइन का उल्टा कोसेक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा फार्मूला, क्या, साइन ए थीटा, कुछ भी लिख दिए, चलिए साइन थीटा लिखते हैं। तो साइन बराबर होता है 1 बटे कोसेक, चूंकि साइन का उल्टा होगा कोसेक। ठीक। थीटा यहां हम नहीं लिख रहे हैं, मान लीजिए यदि ए थीटा कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी कोण हो सकता है यहां। तो साइन बराबर क्या हो गया, 1 बटे कोसेक। तो कोसेक बराबर क्या होगा, 1 बटे साइन, है कि नहीं। और फिर इसी प्रकार से अगला साइन हो गया, फिर इसके बाद कॉस, कॉस बराबर होगा 1 बटे सेक, और यही सेक बराबर क्या होगा, 1 बटे कॉस। ठीक। ये फार्मूले हो गए। इसके बाद अब देखना है टैन। टैन के लिए क्या होता है, टैन बराबर होता है 1 बटे कॉट, और फिर कॉट बराबर क्या हो जाएगा, फिर बताइए। यदि साइन बराबर 1 बटे कोसेक है तो कोसेक बराबर 1 बटे साइन लिखा, तो टैन के लिए 1 अपान कॉट, तो कॉट के लिए 1 अपान टैन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से टैन के लिए एक फार्मूला और आपको याद रखना है, टैन बराबर होता है साइन बटे
अभी कोई भी कोण हो सकता है, साइन बटे कॉस। और कॉट को क्या होगा, जब टैन जो है वो कॉट का उल्टा है, तो यदि टैन बराबर हमने लिखा साइन बटे कॉस, तो कॉट बराबर क्या होगा, कॉस बटे साइन। ठीक, ये हो गया। यहां देखिए कोई भी कोण आप थीटा या ए जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए थीटा यहां हम लिख ले रहे हैं, ये थीटा कोण है। ठीक, इसके बाद अब देखते हैं सर्वसमीका, इसको मिटा के आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये हो गया। अब इसकी सहायता देखिए 3 फार्मूले और बन जाएंगे। दूसरा क्या बनेगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, 1 इधर है, कॉस को उठा के इधर कर लीजिए, चूंकि प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन को इधर ले आइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब चौथा फार्मूला बनाइए। यहां से यदि साइन बटे कॉस करेंगे, सब में कॉस कर लीजिए बटे में, है ना, तो यहां देखिए समझने के लिए, यहां साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, तो सब में कॉस स्क्वायर से भाग दे दिए हैं, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, देखिए यहां से हमको मिल गया tan स्क्वायर थीटा, है ना, क्या मिल गया, tan स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बटे कॉस। अभी हमने बताया साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट होता है। तो कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 अपान कॉस का क्या होगा, सेक। ये बन गया फार्मूला। अब इसकी सहायता से भी 3 बन जाएंगे, तो 3 बनाइए, यहां से क्या मिलेगा, सेक को इधर ले आएंगे या tan को इधर ले आएंगे तो उसी से बनेगा। तो चलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर पहले लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको दोनों क्रम में याद रखना होगा, कैसे, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, या जरूरत पड़ी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब तीसरा देखिए, tan को इधर ले आएंगे हम, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया फार्मूला। अब इसके बाद अगला जो है, देखिए हमने cos से भाग दे करके ये 3 फार्मूले बना लिए, फिर इसी तरीके साइन से भाग दे करके भी बना सकते हो, बनाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब की बार हम लोग साइन से भाग देंगे, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर, तो ये साइन साइन कट गया, मिलेगा क्या हमको, यहाँ से मिल गया 1 प्लस क्या, कॉस बटे साइन का क्या होता, देखिए साइन बटे कॉस tan हुआ है, तो कॉस बटे साइन इसी का अपोजिट है, उल्टा है, तो क्या मिलता है, tan का उल्टा कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपान साइन का क्या होता है, कोसेक। ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे भाई। तो शुरुआत से जैसे जैसे हम बता रहे हैं क्रम से याद करते जाइए, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए अब अगला फार्मूला बनाएंगे, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लाएंगे माइनस 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट को इधर ले आइए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 के लिए देखिए हमको 3 फार्मूले मिले हैं। एक ये पहला वाला जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा सेक स्क्वायर माइनस tan बराबर 1, और चौथा कोसेक माइनस काट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो देखिए पहले क्या है, साइन और कास जोड़ करके प्लस किया गया, दूसरा सेक माइनस tan करके, फिर कोसेक माइनस काट करके, ये जोड़ा आप अच्छे से याद रखिए, फिर याद रहेगा। अब इसके अलावा याद रखना हमको 90 माइनस थीटा वाला सूत्र। तो ये फार्मूला कौन सा है, देखिए पहला साइन 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा, और जब 90 माइनस थीटा होता है तो चेंज हो जाता है, कैसे होता है देख रहे हैं अभी। साइन 90 माइनस थीटा का होगा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इसका होता है साइन थीटा,
साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन। आप अच्छे से याद रखिए इसको, साइन का कहीं कोसेक ना लिख दें, साइन का उल्टा कोसेक होता है, जबकि यहाँ साइन 90 माइनस थीटा में क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस का 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाता है। अब इसी प्रकार से अगला बनेगा क्या, साइन कॉस हो गया, tan 90 माइनस थीटा का क्या होगा बताइए, tan 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा ही होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा का क्या होगा, क्या होगा, tan थीटा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्या बचा हुआ है, sec 90 माइनस थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा का क्या होगा, एक ही बचा है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। ये इतना ये फार्मूला हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और है, 0, 30, 45, 60, 90 का मान। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट का मान 0, 30, 45, 60 और 90 में क्या क्या होता है। देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और साइन 30 कितना होता है, 1/2। और 45 1/2 यानी 1/√2। और ये होता है 2 और ये होता है 91। ठीक है, तो साइन 90, देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 0 की 0 होती है। साइन 30 1/2, 60 2, 45 1/2। अब देखिए जब कास का निकालेंगे तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, कैसे, 1 साइन 0 का 1 होता है और कास 0 का, साइन 0 का 0 होता है, कास 0 का 1 हो जाएगा। और कास 30 का क्या होगा, 2। और 45 का 1/2 और ये 60 1/2 और ये 0। इसको अच्छे से याद रखिए। अभी एक ट्रिक और बताएंगे जिससे आपको याद रहेगा। अब tan 0 का क्या होता है, 0। tan 30 1/√2, tan 45 1/√3। tan 45 का क्या होगा, 1। और 60 का क्या होगा, √3। 60 का क्या हो जाएगा, √3। और tan 90 का कितना होता है, इनफाइनाइट, इसको लिखते हैं। अब इसी के उल्टे क्रम में जब कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट का, है ना। कॉट का क्या होगा, इसी का उल्टा कर लीजिए, इनफाइनाइट। और ये √3 और ये 1 ही होगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा, 1/√3। 1 कितना आएगा, √3। और ये कितना होगा, 0, अपोजिट इसी का कर लीजिए। या tan का याद है तो 0 का क्या, 1/0, समझिए 1/0 का क्या होगा, इनफाइनाइट। 1 चूंकि कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट की वैल्यू कितनी होती है, कॉट बराबर होता है 1/tan, है ना। तो tan की वैल्यू यदि पता है तो कॉट का निकाल सकते हैं 1 करके, है ना। तो यहाँ tan की वैल्यू 0 है तो 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आ गया। यहाँ 1/√3 करिए तो ये √3 आएगा, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/√3 करिए वही आ गया। ठीक, तो ये इस प्रकार से कॉट हो गया। सेम इसी तरीके से कोसेक भी निकालेंगे। कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का। साइन इक्वल टू 1/कोसेक और कोसेक इक्वल टू 1/साइन होता है। तो अब यहां से कोसेक बराबर क्या होगा बताइए, 1/0 करेंगे, 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/, इसको कर दीजिए कितना मिलेगा, 2। इसको करेंगे तो √2। और यहाँ करेंगे 1/, तो 1/2 आ गया, 1/1 का 1 ही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सेक निकाल लीजिए, ये कॉस का उल्टा कर लीजिए। कॉस का उल्टा क्या होगा, 1 है तो 1/1 का 1 ही होगा, 1/2 का 1/2 हो गया, 1/√2, 1/ करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 हो जाएगा। और यहाँ से 2 मिल गया, वहाँ यहाँ से क्या मिलेगा, 1/0 का हो जाएगा इनफाइनाइट। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपका 10 नंबर का आएगा। इसमें इतने सारे फार्मूले यूज होंगे, सबको बहुत ही आसानी से हम याद करने वाले हैं। चलिए, तो वृत्त क्या होता है, ये देखिए इस प्रकार से ये वृत्त होता है, ये केंद्र है, ये उसकी त्रिज्या है ना, r। तो वृत्त की परिधि यानी ये लंबाई जो होती है इसको परिधि बोलते हैं। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल, ये जितनी जगह ले रहा है इसका क्षेत्रफल होता है πr²।
क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, यहीं छोटा सा बना दे रहे हैं। त्रिज्यखंड कैसे होता है, ये मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त की दो त्रिज्याएं, वृत्त की दोनों त्रिज्याएं संगत चाप के साथ जो आकृति बनती है ये क्या होती है, त्रिज्यखंड। वृत्त की दो त्रिज्याएं और संगत चाप से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये देखिए दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरी, ये क्या है, त्रिज्यखंड। अब यदि दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या है, थीटा, तो वही है थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमको देखिए पूरा कोण कितना 360 होता है, अब 360 में से ये कितना है, थीटा, तो 360 में से क्या है, ये थीटा है। अब क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। अब संगत चाप की लंबाई मतलब ये वाला, यहां से यहां तक ये लंबाई निकालनी, तो पूरी लंबाई कितनी होती है, यानी परिधि 2 पाई आर, है ना, तो उसमें से थीटा के साथ जो बना है तो ठीक उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा, थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक, चलिए अब इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यदि समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा क्या है, ए, यदि भुजा ए है समबाहु त्रिभुज की तो इसका होता है √3a²/4, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड क्या होता है इसी में समझिए, ये वृत्त हो गया, उसकी एक जीवा, वृत्त की एक जीवा संगत चाप से जो वृत्तखंड बनाती है उसको क्या कहते हैं, वृत्तखंड। संगत चाप से जो आकृति बनती है, ये जीवा और ये संगत चाप से, ये क्या बन गया, वृत्तखंड। ठीक है, और जब छोटी जीवा होगी और संगत चाप होगा तो लघु वृत्तखंड, और बड़ी जीवा देखिए, और जीवा और दीर्घ वृत्तखंड, ये क्या है, ये जो आपका है ये चाप, दीर्घ चाप और जीवा के साथ जो बनेगा वो होगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या बनेगा, दीर्घ वृत्तखंड, और ये क्या होगा, लघु वृत्तखंड। ठीक है, जब फार्मूला जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल बताएंगे। अभी देखिए ये हमें फार्मूला देखना है, तो ये समझिए कि ये क्या है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड कैसे मिलेगा, ये देखिए त्रिज्या ये मिला दिए, तो त्रिज्या और संगत चाप, त्रिज्या और संगत लघु चाप से बनेगा लघु वृत्तखंड, त्रिज्या और संगत दीर्घ चाप से बनेगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो वैसे जीवा भी हो जाएगी, तो जीवा और संगत लघु चाप से लघु वृत्तखंड, जीवा और संगत दीर्घ चाप से दीर्घ वृत्तखंड बन जाता है। ठीक है, चलिए अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना, कैसे मिलेगा, यदि हमने त्रिज्यखंड निकाल लिया, मतलब त्रिज्या और संगत चाप से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, उसमें से इस त्रिभुज को घटा दो, किसको घटा दो, इस त्रिभुज को घटा दो, इतना इतना निकाल दो, इसमें से त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को निकाल दो, तो ये वृत्तखंड बच जाएगा ना। बस वृत्तखंड का क्षेत्रफल फिर क्या लिखेंगे हम, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, मिटा दे रहे हैं, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इन दोनों फार्मूले से, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखिए बेलन का आयतन, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, 9th में भी है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच, और वक्रपृष्ठ क्या होता है, आधार की परिधि। आधार कैसा होता है, देखिए बेलन कैसा है, इस प्रकार से है ना, ये उसकी ऊंचाई है और ये जो है इसकी त्रिज्या है। ठीक, ये क्या है, त्रिज्या है। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि 2 पाई आर गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आयतन हो जाएगा परिधि गुणे ऊंचाई
वक्र पृष्ठ हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ऐसे लिख लेते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अब इसके बाद शंकु का लिखेंगे। शंकु कैसे होता है, शंकु आपका होता है इस प्रकार से, ये ठीक, ये उसकी ऊंचाई होती है ये वाला पूरा, और ये तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और ये त्रिज्या आप आर जान ही रहे हैं, ये त्रिज्या हो गई। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जो था वही का 1/3। और वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल। अब यहाँ यल बराबर क्या होता है वो भी लिख दे रहे हैं, यल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल प्लस आर, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अब गोले का आयतन लिखेंगे। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वक्रपृष्ठ गोले का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब अर्धगोले का आयतन लिख लीजिए, जितना आयतन है उसी का आधा हो जाएगा, तो कितना होगा, 4/2 था, इसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का आधा कर लो, तो 4 था तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अब देखिए गोला तो ऐसे है पूरा चारों तरफ, अर्धगोला आपका इस प्रकार से होगा, ये ऊपर वाला भाग खुला रहता है, तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर और ऐड कर लेंगे। आधा करने के बाद 2 पाई आर स्क्वायर बचा, 1 पाई आर स्क्वायर और लिख लिए, तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो गया इतना, ठीक। इसके बाद इसमें है घन और घनाभ। तो घनाभ, घन क्या होता है, घन जो होता है तीनों कोर इसकी बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और घनाभ में तीनों अलग होती हैं। तो घनाभ का, तो देखिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए इसको, फिर आगे बताएं, है ना। चलिए, तो अब घनाभ क्या होगा, यही मिटा के बना दे रहे हैं, कितना हो गया ये 18, अब ये 19 होगा। तो घनाभ का पहले लिखेंगे, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक है। ये घनाभ का आयतन हो गया। अब घनाभ का वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं, ये होता है 2 और LB BH HL, ऐसे, ठीक है। घनाभ का निकालना है तो इसको मिटा दे रहे हैं, घन के लिए निकालना है तो क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती, तीनों मान ले रहे हैं a है, तो क्या हो जाएगा a³। अब वक्रपृष्ठ क्या होगा, वक्रपृष्ठ क्या होगा, LBH सब कुछ a होगा, तो यहाँ 2 है। अब ये देखिए a² कितनी बार, 3 बार a², अब 3 का गुणा 2 में तो कितना आएगा, 6a²। तो ये वक्रपृष्ठ, इतना ये फार्मूला हो गया आपका। तो टोटल मेंसुरेशन के फार्मूले इतने, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे सांख्यिकी, इसको मिटा के। अब इसके बाद देख लेते हैं सांख्यिकी से रिलेटेड सारे फार्मूले। सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिल करके आपका 10 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या, जितनी भी संख्या होगी उसी से भाग दिया जाएगा, सब कुछ जोड़ करके, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और जब सारणी के रूप में होगा तो इसके लिए 3 विधियां उपयोग की जाती, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य होता है, यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं समांतर माध्य, ये होता है सिग्मा एफ यक्स अपान सिग्मा एफ। कैसे लगाया जाएगा इसको जब डिटेल बनाएंगे उसमें बताएंगे। तो कल्पित माध्य के लिए क्या होता है, यक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ये हो गया। और पग विचलन के लिए होता है यक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एक यच आ जाता है जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं, यच सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, ये हो गया। अब इसके बाद बहुलक, बहुलक के लिए होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे में लिखेंगे 2F1 माइनस F0 और फिर माइनस F2,
और इसमें यच से गुणा होता है। ये हो गया बहुलक के लिए फार्मूला। अब माध्यिका के लिए भी ऐसे ही लिख लेंगे। माध्यिका के लिए होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ। देखिए कहीं कहीं सी एफ मिलेगा, कहीं सी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सी एफ लिखेंगे इतना, और बटे में लिखेंगे यफ और ये गुणे यच। ये हो गया आपका माध्यिका के लिए फार्मूला और ये बहुलक के लिए। तो इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं सांख्यिकी में। इसके बाद प्रायिकता है। प्रायिकता में केवल एक ही फार्मूला है, पीई यानी प्रायिकता बराबर होता है, ये होता है संभव, है ना, क्या, परिणामों की संख्या, क्या, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये एक ही फार्मूला यही लगेगा, बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे ये सब। ठीक, चलिए, ये इस प्रकार से सारे फार्मूले हाई स्कूल के 10th क्लास के मैथ के सारे फार्मूले पूरे हो गए। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर जब चैप्टर वाइज जब बताएंगे एक एक चैप्टर, बहुत ही आसानी से कंफर्म होता चला जाएगा। कितने वीडियो में? 12 वीडियो में। इसको बोनस में समझिए, 12 वीडियो फटाफट सीरियल वाइज क्रम से आपको मिलेंगे, जिसको आप अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।